जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा तब इसमें क्या क्या बदलाव आए। क्या ये मुगल साम्राज्य ऐसे ही चलता रहा जैसे पहले से चलता आ रहा था, या इसमें कुछ बदलाव आए? वे कौन कौन से तत्व थे जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य, जो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था, उसका पतन हुआ? आज की इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य के बाद, सॉरी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ। सबसे पहले, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है आपका हमारे चैनल इब्राहिम। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है तब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है। कमजोर पड़ते मुगल साम्राज्य का फायदा उठाकर कुछ प्रांतपतियों ने, जो बड़े बड़े अधिकारी थे मुगल साम्राज्य में, उन्होंने ही अपने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। जैसे बंगाल बंगाल था, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक इत्यादियों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बंगाल पर कि बंगाल राज्य के जो स्वतंत्र राज्य की घोषणा की वो किसने की, ये किस तरीके से काम करता रहा और इसमें कितने नवाब रहे। जो बंगाल था, बंगाल राज्य, बंगाल का संस्थापक माना जाता है मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान, ये मुर्शिद कुली खान जो था, ये मुगल शासन में जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तब इसने, औरंगजेब ने इसे बंगाल का दीवान बनाया और ये बनाया 1700 ईस्वी में। ये बंगाल का दीवान बनता है और जब ये दीवान बनता है तो अपने काम को ठीक तरीके से जिम्मेदारी के साथ निभाता है। जब ये जिम्मेदारी के साथ काम को निभाता है और कार्यभार को ठीक तरीके से संभालता है, तब इसकी प्रशंसा को देखते हुए मोहम्मद शाह रंगीला ने, जो अगला बाद में शासक बना, मोहम्मद शाह रंगीला ने, सॉरी, फर्रुख शेर ने 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में इसे बंगाल का दीवान, सूबेदार बनाया, सूबेदार बनाया। जब ये बंगाल का सूबेदार बना और ये फिर से अपना काम ठीक तरीके से निभाने लगा, जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन आया तब इस शासन में अब मुगल साम्राज्य जो था वो और ज्यादा पतन की ओर जाने लगा। इस चीज का फायदा उठाकर, यानी कमजोर पड़ते हुए मुगल साम्राज्य का फायदा उठाकर, मुर्शिद कुली खान ने जो है अपने बंगाल राज्य की स्वतंत्रता के साथ घोषणा कर दी, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, घोषणा की और शासन का संचालन करने लगा, शासन का संचालन करने लगा। यानी बंगाल का जो संस्थापक माना जाता है वो मुर्शिद कुली खान को माना जाता है और ये 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इसे दीवान बनाया जाता है। और उसके बाद 1717 ईस्वी में इसे फर्रुख शेर के द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। इसके बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है तब ये अपने बंगाल राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। इसके बाद जो मुर्शिद कुली खान था, इसकी 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब अगला नवाब बनता है इसका दामाद। इसका दामाद होता है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन अगला नवाब बनता है जो इसका दामाद होता है। यानी मुर्शिद कुली खान का दामाद शुजाउद्दीन अगला नवाब बनता है। और जब ये नवाब बना 1727 ईस्वी में, तब इसकी प्रशंसा को देखते हुए मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे 1733 ईस्वी में बंगाल के साथ साथ बिहार का भी कार्यभार सौंप दिया। बिहार का कार्यभार
बंगाल के साथ साथ बिहार का भी कार्यभार सौंप दिया। इसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शुजाउद्दीन के बाद अगला जो नवाब होता है वो बनता है सरफराज, जो कि शुजाउद्दीन का पुत्र होता है। शुजाउद्दीन का पुत्र बनता है सरफराज। सरफराज अगला नवाब बनता है जो कि शुजाउद्दीन का पुत्र होता है। ये 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में नवाब बना ही था कि बिहार का नायब सूबेदार था अलीवर्दी खान। बिहार का नायब सूबेदार था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में, अभी हालांकि एक साल भी पूरा नहीं हुआ था इस नवाब के कार्यकाल में, 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने घेरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान ने जो है सरफराज को पराजित करके उसकी मृत्यु कर दी, इसकी हत्या कर दी और खुद ही अगला नवाब बन गया। जब अलीवर्दी खान नवाब बनता है, ये बड़ा शातिर इंसान था। शातिर होने के साथ साथ ये एक दूरदर्शी भी था। इसने जो है 2 करोड़ रुपए मुगल साम्राज्य में भिजवाकर, यानी मोहम्मद शाह रंगीला को भिजवाकर अपने नवाब की पद की वैधानिकता प्राप्त की। यानी वैधानिकता के साथ साथ इसने नवाब के पद को संभाला। बंगाल का अगला नवाब बनता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो था, इसने 2 करोड़ रुपए मुगल साम्राज्य में भिजवाकर अपने पद की, यानी बंगाल के पद की वैधानिकता के साथ वैधानिकता प्राप्त की। लेकिन 2 करोड़ रुपए भिजवाने के बाद इसने जो 16 वर्ष का कार्यकाल किया, यानी 1740 में बना और 1756 तक रहा। 1700 इसके बाद 16 वर्ष के कार्यकाल में अपने इसने कोई भी राजस्व का कोई हिस्सा मुगल साम्राज्य में नहीं भिजवाया, कोई भी हिस्सा नहीं भिजवाया और मुगल साम्राज्य से कटता चला गया, मुगलों से कटता चला गया, यानी मुगलों से दूरी बनाता चला गया। जब ये मुगलों से दूरी बनाने लगा, तब इस चीज का फायदा उठाते हैं मराठे। मराठों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और मराठों ने इस पर हमला कर दिया, यानी बंगाल पर हमला कर दिया। बंगाल पर जब हमला किया, जब मराठों ने बंगाल पर हमला किया, तब अलीवर्दी खान को ये हराते हैं और मराठों ने जो है उड़ीसा पर कब्जा कर लिया और जो बिहार और बंगाल था, बिहार प्लस बंगाल, यहां से चौथ के रूप में 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष के रूप में मांग की। यानी जब अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए मुगल साम्राज्य में भिजवाए और अपने पद की वैधानिकता प्राप्त की, 16 वर्ष के कार्यकाल में इसने कोई भी राजस्व को कोई हिस्सा मुगल साम्राज्य में नहीं भिजवाया, साथ ही मुगल साम्राज्य से दूर होता चला गया। इस चीज का फायदा उठाकर मराठों ने इस पर हमला किया और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। साथ ही बंगाल और बिहार जो था, यहां से चौथ के रूप में 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष के रूप में मांग की। वहीं इस चीज का फायदा उठाते हैं अंग्रेज। जब अंग्रेजों ने यह देखा कि ये आपस में ही उलझ गए हैं, तब उन्होंने भी फोर्ट विलियम के चारों तरफ
खाई बनाई, खाई बनाई। और जो दस्तक होता था, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने अंग्रेजों को दिया था 3,000 रुपये वार्षिक के बदले, बिना चुंगी कर दिए संपूर्ण मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए जो दस्तक दिया था, इसका ये दुरुपयोग करने लगे। यानी जो बाकी व्यापारी थे उन्हें बेचने लगे और उनसे जो प्राप्त धन था उसे कोई भी किसी भी तरीके से मुगल साम्राज्य में नहीं पहुंचाते। जब इस चीज को देखता है अलीवर्दी खान, तब अलीवर्दी खान जो है मोहम्मद शाह रंगीला को एक पत्र लिखता है कि हुजूर, ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने फोर्ट विलियम के चारों तरफ भी खाई बना दी है और साथ ही दस्तक का भी दुरुपयोग करने लगे। लेकिन इस चीज का जवाब, पत्र का जवाब जो था वो नहीं आता है। इस चीज को देखते हुए अलीवर्दी खान जो था, इसने अंग्रेजों की तुलना की थी मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी के छत्ते मधुमक्खी के छत्ते से इसने कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं। यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये इंसान को नोच नोच कर, काट काट कर उसे मार डालेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आने वाली क्लास में देखेंगे इसके बाद जो नवाब बना वो बनता है सिराजुद्दौला। हालांकि सिराजुद्दौला बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि सिराजुद्दौला के काल में ही प्लासी का युद्ध होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। प्लासी के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसने अंग्रेजों को भारत में खड़े होने की जगह दी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।